मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एसएचएम लेक्चर नंबर 5 के साथ। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम, है ना। अभी तक हमने देखा था कि जो स्प्रिंग ब्लॉक था उसके ऊपर एसएचएम, लेकिन अब हम लोग जिस एसएचएम को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो जो है आपका वो उन पार्टिकल्स का एसएचएम है जो रोटेशन करते हैं। इसको आप एंगुलर एसएचएम भी बोल सकते हो। जैसे कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, है ना, स्ट्रेट लाइन पे। अब यहां पे क्या है कि वो एक रोटेशनल मोशन करेगा, है ना, कर्व पाथ पे मूव करेगा, और इसको हम लोग एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम तुमने देखा होगा बहुत इनिशियली आप देखे होंगे वॉच में आपका पेंडुलम लगा हुआ होता है। तो आपने जो सिंपल पेंडुलम को जो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा एक स्ट्रिंग, एक धागा होता है, फिर एक बॉल होता है, और उसको एक तरफ साइड करके आप ऐसे ऑसिलेट करवा देते हो, है ना बच्चे। तो ये इस तरीके से आपने देखा होगा कि मान लो ये सीलिंग से हमने इस बॉल को बांध दिया, ठीक है, जिसका मास क्या है m, और यहां पे ये एंगल जो है ये आपका है थीटा। तो ये आपका ऑसिलेट करता रहता है, ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। इसको भी हम लोग बोलते हैं कि इसे भी हम लोग चाहें तो एसएचएम के कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो शर्त है वो वही फुलफिल होनी चाहिए जो हमने वहां पे पढ़ा था, यानी स्प्रिंग ब्लॉक के केस में। तो सबसे पहले आज हेडिंग दो एंगुलर एसएचएम, है ना, एंगुलर एसएचएम। इसको हम लोग स्पेशल बोलेंगे, कहेंगे एंगुलर एसएचएम, ठीक है, एंगुलर एसएचएम। दोस्तों एंगुलर एसएचएम में क्या है कि इसमें करना क्या है आपको। तो एंगुलर एसएचएम में आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात, जैसे वहां पे एक मीन पोजीशन होता था, मीन पोजीशन, ठीक है ना, मीन पोजीशन, यहां भी मीन पोजीशन होगा, लेकिन क्या क्या फर्क होगा वो देखते जाओ। मीन पोजीशन पे वहां नेट फोर्स 0 होता था, और यहां चूंकि एंगुलर की बात चल रही है, यानी रोटेशन की बात चल रही है, तो यहां पे आपका टॉर्क 0 होगा। तो मीन पोजीशन पे नेट टॉर्क टाउ नेट क्या हो जाएगा, 0। टॉर्क हमने आपको कई बार बता रखा है पहले भी। टॉर्क जो होता है फोर्स को हम लोग क्रॉस करते हैं किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ, यानी टाउ बराबर होता है, अभी हम लोग देखेंगे, फिर से मैं बता दूंगा आपको, R क्रॉस F। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क। क्लियर है। तो चलो अब देखो, मीन पोजीशन पे आपका नेट टॉर्क हो गया 0, मीन पोजीशन पे नेट टॉर्क हो गया 0। यहां पे एंगुलर एम्पलीट्यूड, यहां पे एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलेंगे, एंगुलर एम्पलीट्यूड, है ना, वहां पे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते थे। तो इसमें मैक्सिमम कितना एंगल तक वो जाएगा, उस एंगल को बोलेंगे एंगुलर एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम एंगल मेड फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, एक बार अगर मीन पोजीशन से तुम डाइवर्ट कर दोगे, ध्यान से सुना बच्चों, एक बार अगर मीन पोजीशन से तुम डाइवर्ट कर दोगे तो वहां पे लगता था रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पे लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो उस चीज को इन लोग मेंशन करेंगे। इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल को हमने डिस्प्लेस कर दिया कहां से, मीन पोजीशन से, देन देयर विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है ना।
तो बॉडी पे आपका क्या लगने लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। चलो और क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग। अब देखो, जैसे वहां पे बच्चों आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था डिस्प्लेसमेंट के, या यूं कह लो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आपका डिस्प्लेसमेंट के। यहां पे एक तो बात है कि हम लोग जो एक्सेलरेशन लेंगे वो एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे, यानी अल्फा। तो अल्फा आपको बता रखा है हमने, जैसे वहां ए होता है नॉर्मल ट्रांसलेशन में, यहां होता है अल्फा। हम लोग सर्कुलर मोशन में भी पढ़ चुके हैं उस चीज को। तो यहां पे अल्फा जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की। ध्यान से देख लो, ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन का रोल प्ले कौन कर रहा है, अल्फा। माइनस साइन बता रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। थीटा हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वहां एक्स था यहां थीटा है ना, एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट होगा। ओमेगा स्क्वायर तो पहले की तरह ही है, जो आगे का कांस्टेंट है उसको ओमेगा स्क्वायर ही बोलेंगे। उसके बाद बच्चों यहां पे और क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड पहले की तरह, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही 2 पाई बाई ओमेगा, या फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है ना। तो ये आपको इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम की, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले देखो, आप सिंपल एक मासलेस स्ट्रिंग से एक किसी बॉल को हैंग कर दोगे, है ना। जैसे मान लो ये हमारा एक सीलिंग से हमने एक बॉल को इस तरीके से, सीलिंग से हमने एक बॉल को इस तरीके से हैंग कर दिया है ना, ये हैंग कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सिंपल पेंडुलम का। अब ये बॉल का मास m है और धागे की लंबाई l है, ठीक है। अब क्या करोगे, अगर तुमने इसको किसी एक तरफ, जैसे कि मान लो यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है, किसी एक तरफ आप इसको डेविएट किए और यहां पे ये आ गया, और यहां से आप इसे रिलीज कर दो, फिर देखो क्या होता है। डिस्कशन तो हम लोग मैथमेटिकली बाद में करेंगे, पहले इमेजिन करो क्या होगा। अगर आप इसे यहां छोड़ दोगे तो इसके बाद ये यहां से मूव करता हुआ नीचे आएगा। जब इस पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, लाइक ए स्प्रिंग। फिर ये जब फिर ये इधर जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि ये फिर रेस्ट में ना आ जाए। फिर ये इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। और जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इस केस में भी आप एनर्जी को यहां कंजर्व करवा सकते हो। कैसे एनर्जी कंजर्व होगी, तो पहली बात देखो, इस पे लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है। तो भाई आप एक बात समझो, एक फोर्स इस पे लगेगा टेंशन, ठीक है, जो आपका स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगा। और दूसरा लगेगा कौन, दूसरा लगेगा इसके ऊपर mg, दूसरा mg लगेगा। तो mg आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उससे हमें कोई खतरा है नहीं। टेंशन है, लेकिन टेंशन आपका हमेशा रेडियस के लॉन्ग लगेगा, तो टेंशन आपका ऑलवेज जो होगा पाथ के परपेंडिकुलर होगा। टेंशन फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई है नहीं, तो इसका मतलब है इस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, कंजर्व। समझ गए ना। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कहने का मतलब यहां जो अभी पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, क्योंकि ये जो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आप यहां से इमेजिन करोगे तो इसकी कुछ हाइट है, और ये जैसे जैसे नीचे आएगा हाइट घटेगी, तो निश्चित तौर पे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से ये इधर आएगा, इधर आने के बाद फिर ये इतना ही एंगल बनाएगा। मान लो इधर आपने एंगल इसको दे दिया है थीटा, तो ये इस तरफ भी थीटा एंगल तक आएगा, ताकि
एनर्जी तो आपकी कंजर्व है बच्चे, तो इस तरीके से ये यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। ये सब कहां से हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी से। इस तरीके से बच्चों ये बॉल यहां पे ऑसिलेट करता रहेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि ऑसिलेशन मोशन तो होगा, ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपस में होता रहेगा। सवाल यह है कि इसको एसएचएम कैसे प्रूव करें। तो देखो सबसे पहली बात कि यहां पे हम लोग इस बॉल को अगर मान लो थीटा एंगल पे डेविएट करते हैं तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, mg, ठीक है ना। अब mg का टॉर्क निकालो। अब इस पॉइंट के अबाउट ही ये रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, बॉल का मास m है। जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, ठीक है ना, r क्रॉस f, जहां पे r पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर, तो जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जैसे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो यहां से इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है आपका यहां पे, तो mg का अगर हमको टॉर्क निकालना होगा तो mg के लिए ये लेंथ यानी ये हो गया पोजीशन वेक्टर L, ये यहां से यहां एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो बच्चों mg जो एंगल बना रहा होगा इस टाइम पे, ये एंगल होगा थीटा, और पोजीशन वेक्टर यहां से ड्रॉ करोगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो पोजीशन वेक्टर होगा L, है ना, लेंथ जो इस रस्सी की लंबाई है L। तो पोजीशन वेक्टर के साथ mg कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये जो L वेक्टर है, L वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर का काम करेगा उसको आगे शिफ्ट कर देंगे तो उसके साथ ये एंगल बना रहा होगा थीटा का। तो टॉर्क की बात करेंगे तो मॉड ऑफ टॉर्क की बात करेंगे हम लोग, तो ये मॉड ऑफ r मॉड ऑफ f इंटू दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा L, फोर्स कौन सा है, mg इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों टॉर्क हो गया आपका mgL साइन थीटा। कहोगे तुम कि टेंशन का भी तो टॉर्क लगेगा, टेंशन का टॉर्क नहीं लग पाएगा, क्यों, तो टेंशन भी इसी पॉइंट पे लग रहा है और टेंशन जो है वो पोजीशन वेक्टर के ठीक अपोजिट है। तो पोजीशन वेक्टर के ठीक अपोजिट है तो उसके लिए एंगल 180 हो जाएगा, और ये टेंशन के साथ हमेशा ऐसा होता रहेगा क्योंकि हमेशा इस L के ठीक वो अपोजिट रहेगा, तो उसका कोई टॉर्क लगेगा नहीं। जब भी टॉर्क लगना होगा बच्चों तो mg का, ठीक। और mg का भी यहां पे इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो mg का टॉर्क यहां 0 हो जाएगा, क्यों, तो mg भी नीचे और L वेक्टर भी नीचे, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो इसलिए यहां पे आपका टॉर्क 0 है, यहां नेट टॉर्क आपका 0 है, इसलिए तो ये MP है, दैट इज मीन पोजीशन। ये बात क्लियर हो रही है आपको। तो इसका मतलब है कि mg का टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क का काम कर रहा है, और ये मीन पोजीशन क्यों है, क्योंकि यहां नेट टॉर्क 0 है। टॉर्क निकालना बहुत आसान काम है, r क्रॉस f, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, जैसे तुमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक इसी तरीके से रोटेशन में होता है फोर्स की जगह टॉर्क, ठीक है, और मास की जगह होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I, ठीक है, और A की जगह लिख देंगे अल्फा। तो ये फर्क है। और I की वैल्यू यहां कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस केस में। तो ये लेंथ हो गया L और ये मास है आपका M। तो सीधी सी बात है, M को मल्टीप्लाई कर दो L स्क्वायर से। तो इन दो डेटा का यूज हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो जहां टॉर्क है बच्चे लिखा हुआ, तो टॉर्क की जगह आप क्या लिख सकते हो, I इंटू एल्फा इक्वल्स टू mg L साइन थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं।
और जहां पे आपका आई है, आई की जगह आप लिख दोगे ml² इंटू अल्फा इंटू mgl साइन थीटा। अब यहां से देखो m और m हो गया कैंसिल, और एक l से एक l कैंसिल, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया g/l इंटू साइन थीटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो, अब एक चीज तो पक्की बात है कि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉक है तो एक्सेलरेशन क्लॉक चाहता है, तो वो तो अपोजिट वाली बात है, लेकिन हमने यहां माइनस साइन नहीं दिया है, बस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को रिलेट कर रहे हैं। तो क्या ये SHM का इक्वेशन आ गया? तो देखने में तो लग रहा होगा तुम्हें कि आ गया सर, ये रहा अल्फा, ये रहा थीटा, इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आगे g/l जो है ये आपका हो गया ω²। लेकिन बच्चों ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी भी साइन के फंक्शन में, ये लीनियर फंक्शन थोड़ी कहलाएगा, ये साइन हमें दिक्कत कर रहा है। अगर ये साइन के फंक्शन में तो एक्सेलरेशन साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना कि, तो इसके बारे में बोलोगे कि दिस इज ऑसिलेटरी, दिस इक्वेशन represents oscillatory but not SHM। ये ऑसिलेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, लेकिन SHM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो SHM को अगर रिप्रेजेंट करवाना हो तो क्या करना होगा, तो पहले से आप राइट डाउन करो। तो बच्चों देखो, अभी इक्वेशन जो अपना निकल के आया, अल्फा इक्वल्स टू g/l, यही था ना, इंटू साइन थीटा। ये आपका SHM तो नहीं आया, लेकिन वी नो दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो बच्चों, बहुत छोटा, इन दैट केस आप साइन थीटा को लगभग लिख सकते हो क्या, थीटा। आ रही है बात समझ में? अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा। क्लियर है? तो हम लोग इस चीज को ऐसे समझेंगे कि ये आपका SHM होता अगर आपका ये थीटा क्या होता, बहुत छोटा, तो साइन थीटा को हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे, थीटा। इन दैट केस ये अल्फा इक्वल्स टू g/l इंटू हो जाएगा थीटा। अब ये इक्वेशन ऑफ SHM है। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि भाई एक बात बताओ, क्या ये SHM जब करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहली बात कहना कि सिंपल पेंडुलम SHM करता है, लेकिन ये थीटा बहुत छोटा होना चाहिए। कितना? तो एक रफ आइडिया के हिसाब से मैं यहां लिख देता हूं, एटलीस्ट लेस देन 4 डिग्री। ऐसे अपने दिमाग में इस बात को सेट रखना। 4 डिग्री से कम के लिए हम लोग इसको साइन थीटा को थीटा लिख दिया करते हैं, तो उसको SHM मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये इसके ऊपर तुम फिक्स मत कर लेना कि ये कोई रूल है, बस ये एक अंदाजा है, एक कैलकुलेशन से ऐसा देखा गया। ऐसे तो वेरी स्मॉल लिख सकते थे हम लोग। अब ये जो g/l है दोस्त, ये आपका जो है, दिस विल प्ले द रोल ऑफ ω²। तो इसका मतलब है ओमेगा इज इक्वल टू हो गया √g/l। तो बच्चों इस केस में जो टाइम पीरियड होगा, तो 2π/ω, तो ये हो जाएगा 2π, और ये हो जाएगा √L/g। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा 2π√L/g, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2π√g/l। ठीक, उसका रिवर्स। अब एक चीज देखो यहां तुम देख रहे हो कि टाइम पीरियड वाले इक्वेशन में आपको ये g आ रहा है। तो तुम एक बात समझो, ये जो g है बच्चों, ये g ये बता रहा है कि टाइम पीरियड
will depend on g। टाइम पीरियड बच्चों जी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? ये दिमाग में मत सेट रखो जैसे कि हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखा था, वो जी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये जी पे डिपेंड करेगा, इसका टाइम पीरियड जी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो इस बात को आप यहां पे लिख लो, फिर हम लोग इस पे आगे और बात करते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो लिख लिया आपने। और ये भी ध्यान रखना यहां पे, ये जी पे डिपेंड इसलिए कर रहा है ना क्योंकि जी अगर वैरी करेगा लेकिन एल वैरी नहीं करेगा, क्योंकि एल क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इसमें कौन कौन सा पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट लगता है? देखो, सबसे पहली बात कि ये जो आपने फॉर्मूला में देखा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इस फॉर्मूला में ये जो एल है, एल ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक का है? तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ suspension and center of mass of the ball। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका सीलिंग है और ये यहां पे बॉल है, तो ये जो लेंथ सिर्फ धागे की लंबाई नहीं लेते, हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास आपको याद होगा, किसी भी स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, और ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि यहां से यहां के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस पूरा आपको एल लेना है। समझ गए ना? तो ये इसका सीएम हो गया। ये आप जानकारी अपने पास रखें, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया ओ। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे समझना होगा कि अगर कहीं पे मान लो सेंटर ऑफ मास को ऊपर नीचे जाने वाली बात होगी, तो उस केस में भी टाइम पीरियड चेंज होगा। क्लियर है? तो इसे राइट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लिख लिया आपने? चलो अब एक और पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमने जो पेंडुलम माना अभी, उसमें हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, तभी तो जब ये ऐसे आया तो भी इस पे फोर्स mg डाउन लगा, बीच में है तो भी डाउन लगा, इधर गया तो भी डाउन गया। लेकिन आप सच्चाई जानते हो कि अर्थ ऐसे फ्लैट नहीं है, बल्कि अर्थ ऐसे स्फेरिकल है, और अर्थ हमेशा हर चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो सोचो, अगर बॉल यहाँ पे है तो अर्थ ऐसे खींच रही होगी, यहाँ पे है तो ऐसे खींच रही होगी, और यहाँ पे है तो ऐसे खींच रही होगी। तो दोनों में कितना फर्क है? तो देखो, mg का डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है ऑसिलेशन के दौरान रियलिटी में। लेकिन चूंकि हम लोग छोटे पेंडुलम की बात करते हैं, तो इस प्रकार के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर पेंडुलम की लंबाई किलोमीटर्स में होगी, तब उसको तो अर्थ स्फेरिकल नजर आएगा। तो बड़े लंबे पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला अलग होता है। जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, जो अभी हमने फाइंड किया है, वो शॉर्ट पेंडुलम सबके लिए, जिसका लेंथ आपका 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर के रेंज में। लेकिन अगर किलोमीटर्स में हो, 2000 किलोमीटर लंबा पेंडुलम हो जाए, इनफाइनाइट पेंडुलम हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे बच्चों? तो मैं अब आपको पॉइंट समझाता हूं। ठीक है ना? तो देखो, उसका एक फॉर्मूला है जो कि हालांकि ये सिलेबस में ये चीज नहीं है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, लेकिन एक दो बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को देख लो। तो फॉर लॉन्ग पेंडुलम्स, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन
देखते जाओ, g और ब्रैकेट में 1/L प्लस 1/R, ये रियल फॉर्मूला है। कहोगे क्या मतलब हुआ इसका? तो L तो समझ ही रहे हो, L आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, धागे की लंबाई हो गई, या यूं कह लो सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की दूरी, अगर सचमुच में बताना चाहते हो। ऐसे अप्रोक्सीमेटली L धागे की लंबाई ही होती है। और R जो है, ये R बच्चों यहां पे इसको R ही बोल दो, रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, अब इस फॉर्मूला का दो कंडीशन हम लोग बनाते हैं। कंडीशन वन, अगर मान लो पेंडुलम की लंबाई अर्थ के रेडियस के तुलना में बहुत छोटी है। अर्थ का रेडियस तो तुम जानते ही हो ना, अर्थ की जो रेडियस होती है बच्चों वो 6400 किलोमीटर्स होती है। और यदि धागे की लंबाई आपका 10 मीटर भी बहुत ज़्यादा हो गया, सेंटीमीटर्स में है, तो हम बोल सकते हैं ना कि धागे की लंबाई रेडियस की तुलना में बहुत छोटी है। तो ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल 1/L 1/RE से बहुत बड़ा होगा। बात नहीं समझ रहे हो कि अगर सीधी सी बात है कि अगर आपका L बहुत छोटा है रेडियस से, तो 1/1 को बहुत छोटा चीज से डिवाइड करोगे तब तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 1/L बहुत बड़ा हो जाएगा किससे? 1/RE से। और अगर 1/L बहुत बड़ा है तो किसी बहुत बड़े चीज में एक बहुत छोटा चीज को जोड़ो या घटाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जब L बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो उस केस में 1/L प्लस 1/RE इक्वल्स टू 1/L। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। तो इसलिए आप देखते हो कि अब सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√1/G, और यहाँ पे 1/L प्लस 1/RE को हमने इक्वेट कर लिया किसके? 1/L के। तो यहाँ लिख दिया हमने अगर 1/L, तो ये L चला गया ऊपर, तो ये आ गया आपका √2π√L/G, जो कुछ देर पहले हमने प्रूव भी किया है। तो ये जो फॉर्मूला आया 2π√L/G, देखो ये यहां से भी आ गया, ठीक है ना। तो ये लेकिन किसके लिए है? छोटे पेंडुलम के लिए, जिसका रेडियस, जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है। लेकिन जो उसके कंपेयर में होगा तब तो आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे कि देखो, पहले आप इसे राइट डाउन करो। अब मान लो दोस्तों कंडीशन 2 में है, कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हैविंग लेंथ L इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चे अगर किसी ने फटाफट ये निकाल दिया 2π√L, L की जगह RE लिख दिया और डिवाइडेड बाई G कर दिया, वो सीधा ये सोचेगा कि L की जगह हम RE कर रहे हैं। तो भाई ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये तभी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट 2π√L/G जब L की वैल्यू छोटी हो। लेकिन यहाँ L देखो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तब तो आपको फॉर्मूला फिर से जो ओरिजिनल फॉर्मूला जो मैंने लिखा है लॉन्ग पेंडुलम्स के लिए वो लगाना पड़ेगा, 1/G, और यहाँ L के जगह रख दोगे 1/RE, अब प्लस एक तो रेडियस ऑफ अर्थ है ही 1/L प्लस 1/RE, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2π√1/G एंड दिस इज 2/RE। RE चला गया ऊपर बच्चों, तो ये आ गया 2π√RE/2G। तो ये आपका टाइम पीरियड आएगा, ना कि ये। तो रेडियस के बराबर अगर आपका हो जाए तो इस तरीके से आएगा। क्लियर है? तो इसे राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यहां पे, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट
time period of pendulum having infinite length L इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो भाई एक बात समझो, लेंथ फिर इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है, तो आप जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो नहीं लगा के लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाओगे जो कि लॉन्ग पेंडुलम्स के लिए। तो 1/g और देखो 1/L, L की जगह इन्फिनिटी और 1/r लिख सकते हैं हम लोग। अब 1/इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो 2π√g और 1/g और 1/इन्फिनिटी हो गया 0, 1/r, ये r चला गया ऊपर बच्चों, तो सीधी सी बात है ये आ गया 2π√r/g। क्लियर है? तो देखो आपको ये ताज्जुब होगा कि इनफाइनाइट लेंथ वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं आया, कितना आया? r/g, जहां r क्या है? अर्थ की रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको राइट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें देखो अब क्या है कि अगर किसी पेंडुलम को एलिवेटर के अंदर लेके चले गए तो क्या होगा, है ना? जैसे मान लो कि इफ ए सिंपल पेंडुलम is taken inside elevator going up with acceleration a0, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आप मान लो किसी समय ये एक्सट्रीम पॉइंट पे है, अब तुम क्या करोगे? जब उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए जाओगे तो एलिवेटर के अंदर जाओगे, तो एलिवेटर के अंदर से अगर उसके लिए मोशन लिखेंगे तो एक फोर्स हम दिखाएंगे mg, और चूंकि ये पूरा जो है ये डब्बा इसका वो कहाँ रखा हुआ है? एलिवेटर के अंदर, जो कि ऊपर जा रहा है a0 से। कहोगे हम ग्राउंड से क्यों नहीं देख सकते? तो ग्राउंड से तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगा, एक तो ऑसिलेटरी या प्लस स्ट्रेट लाइन में, तो फिर ग्राउंड से तो इसको एसएचएम डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एलिवेटर के अंदर। एलिवेटर के अंदर कम से कम a0 हम लोगों को अब नहीं दिखेगा, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, जैसा कि आप जानते हो न्यूटन्स लॉ से, कि अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन भी हो जाएगा a0, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो तुम्हें नीचे की ओर यानी ठीक अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स जो लगेगा बच्चों, तो आपको याद होगा स्यूडो फोर्स मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में बताया था कि मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। क्लियर है? तो ऑटोमेटिकली mg नीचे और a0 भी, ये स्यूडो फोर्स भी नीचे, दैट इज ma0, और टेंशन इधर लग गया। तो आपका जहां पहले सिर्फ mg लग रहा था, अब नीचे नेट फोर्स लगेगा mg प्लस ma0। तो सब कुछ डेरिवेशंस वही रहेंगे, सिर्फ जहां जहां g लिखा हुआ था हमारा, अब वहां हो जाएगा g प्लस a0। बाकी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट से दोनों फोर्स को लगाना है। तो नेट फोर्स जो अब लगेगा, इनके बजाय मैं एक लिख देता हूं, तो अब जो हमारी बात यहां पे होगी वो इस तरीके से होगी कि हमारा फोर्स हो गया mg प्लस a0, यानी g की वैल्यू अब सिर्फ g नहीं लेंगे बल्कि g प्लस a0। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों, वो आएगा 2π√L, और यहां लिख देंगे g प्लस a0। तो एलिवेटर के अंदर अगर किसी पेंडुलम को रख दिया जाए तो उसकी टाइम पीरियड में बदलाव आती है, और ये बदलाव कुछ इस तरीके से आएगी, दैट इज 2π
अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। तो इसे राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब अगर मान लो कि सेकेंड एग्जाम्पल, इफ elevator is coming down with acceleration a naught। अगर मान लो वही एलिवेटर ऊपर जाने के बजाय किधर आ रही है, नीचे, तो कमिंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन, इन दैट केस क्या हो जाएगा? दिस इज एलिवेटर एंड इट इज कमिंग डाउन। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? तो इस केस में ये मान लो आपका ब्लॉक है और ये आपका इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है। तो फिर वही बात हो गई, एलिवेटर के अंदर ही चलना पड़ेगा अपने को। एलिवेटर के अंदर अगर चलोगे तो इस बारी तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है एलिवेटर के साथ साथ नीचे होगा, ए नॉट। तो स्यूडो फोर्स के हिसाब से आप इस पे एक फोर्स तो नीचे दिखाओगे mg, लेकिन दूसरा फोर्स दिखाओगे स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर Fp। तो नेट फोर्स नीचे जो लग रहा होगा, इस बार नेट फोर्स जो नीचे लग रहा होगा वो mg माइनस Fp, यानी mg माइनस ma नॉट। तो m कॉमन ले लोगे तो g माइनस a नॉट। तो जहां रीस्टोरिंग टॉर्क की बात आएगी तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? mg इंटू पोजीशन वेक्टर इंटू साइन थीटा, यही लिखते थे ना हम लोग। लेकिन हम लोग यहाँ क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे बच्चों? अब mg नहीं लिखेंगे बल्कि mg माइनस ए नॉट, है ना, mg माइनस ए नॉट इंटू एल साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो। फिर छोटे एंगल के लिए साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? थीटा। टॉर्क की जगह लिख देंगे आई अल्फा इक्वल्स टू एम जी ए सॉरी, यहां लिख देंगे बच्चों एम जी माइनस ए नॉट एल, और ये हो गया थीटा। आई की जगह लिख देंगे एम एल स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी माइनस ए नॉट एल थीटा। एम से एम कट गया इंटू अल्फा, एम से एम कट गया, एक एल से एक एल कट गया। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि देखो कैसे आता है ये। तो जी माइनस जी नॉट, जी माइनस ए नॉट अपॉन एल इंटू थीटा। तो देखो ये इक्वेशन आ गया एसएचएम का, और ये रोल प्ले कर रहा है किसका बच्चों? ओमेगा स्क्वायर का। तो ऑटोमेटिकली हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख भी सकते थे पहले भी कि टाइम पीरियड इस केस में हो जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए नॉट। तो जब ऊपर जा रहा था तो प्लस, और जब नीचे आ रहा है बच्चों तो माइनस। तो इसे राइट डाउन कर लो। चलो आगे देखें। अब आगे देखते हैं। लिख लिया आपने? अब इसी पेंडुलम को अगर हम लोग किसी बस के अंदर लेके चलें, है ना, और जो बस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए नॉट से एक्सेलरेट कर रही है, और यहां छत पे उस बॉल को बांध दो, यानी उस पेंडुलम को धागे के थ्रू, और ये अपना ऑसिलेट करता रहेगा। तो इस केस में देखो, इस केस में सीधी सी बात है, एक फोर्स लगेगा, आप देखो एक फोर्स लग जाएगा mg नीचे, और दूसरा स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे Fp, जो कि ma नॉट होगा। तो नेट फोर्स तो इधर बीच में कहीं आएगा, वो कितना होगा? अंडर रूट m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर। इसमें m बाहर निकाल लोगे तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। तो इस बार mg का रोल प्ले करेगा ये। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अब जहाँ g है वहाँ रोल प्ले कर रहा है जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर का पावर 1/2। दिस इज टाइम पीरियड। कब? when pendulum is taken inside
बस एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो तो इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ और कंडीशंस डील करते हैं। मान लो अब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। मान लो कि अगर कोई आपका बॉल है जो इस तरीके से, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू दे दो और मास m है, और इसे कहो कि ऑसिलेट करे, ठीक है। तो मान लो ये ऑसिलेट इस तरीके से कर रहा होगा, इधर थीटा इधर भी थीटा। तो ये अगर ऑसिलेट कर रहा होगा, और एक काम क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है। तो बच्चों यहां पे अब क्या होगा कि नीचे एक फोर्स लग रहा होगा mg, वो तो पहले से भी लग रहा था, टेंशन का तो कोई रोल यहां है नहीं, उसका टॉर्क लगना नहीं है। और प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक और फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो भी किधर लगेगा, नीचे। तो इस बार जब हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स mg प्लस fe है ना। तो बच्चों इस बार जब टॉर्क निकालने जाएंगे तो mg प्लस fe की जगह q इंटू ई लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये L इंटू साइन थीटा। आ रही है ना बात समझ में। और टॉर्क की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ml स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना, आई अल्फा। और यहाँ पे mg QE L, और साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं छोटे एंगल के लिए। फिर यहाँ से देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया। इस बार M से पूरा M कैंसिल नहीं हो पाएगा बच्चे। तो अल्फा इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू mg प्लस QE डिवाइडेड बाई ml, है ना। इधर से क्या आएगा बच्चों, ml इंटू थीटा। तो दिस इज आपका अल्फा, और ये जो आपका आगे में लिखा हुआ है दिस इज, ये आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ये आपका है ओमेगा स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाई ओमेगा आप जानते हो। तो 2 पाई अंडर रूट, ऊपर में हो गया ml और नीचे हो गया mg प्लस q इंटू ई। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो, m को अगर नीचे ले आओगे तो 2 पाई अंडर रूट, ऊपर में l रहेगा और m नीचे, इसके नीचे ये m तो कैंसिल हो जाएगा, तो g प्लस QE अपॉन m। अब इसमें कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर ये फील्ड नीचे की बजाय ऊपर होता तो आपको नेट फोर्स में mg माइनस QE करना पड़ता, तो फाइनल आंसर में यहां माइनस आ जाता। कल को ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज होने पे फील्ड नीचे भी रहेगा तो भी फोर्स ऊपर लगेगा। तो आप बिल्कुल आराम से एडजस्ट कर सकते हो। बस आप ये देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये चार्ज का नेचर, उसके आधार पे आप देखना Fe अगर नीचे लग रहा है mg के साथ तो प्लस लिखोगे, और यदि Fe ऊपर लगेगा तो यहाँ क्या लिख दोगे, माइनस। क्लियर। तो 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी और प्लस QE बाई m, इसे राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों नेक्स्ट है सिंपल पेंडुलम इनसाइड लिक्विड। अगर लिक्विड के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम करे, है ना, लेके जाए, मान लो ये आपका पेंडुलम है और इसको हमने ऑसिलेट करने के लिए एक लिक्विड के अंदर डाल दिया। तो अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लिक्विड के अंदर बॉयंसी फोर्स लगती है ना, उत्प्लावन बल, बॉयंसी फोर्स। तो अब देखो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। पहली बात, एक फोर्स तो लग जाएगा mg, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी बात,
एक फोर्स यहां पे और लगेगा बच्चों ऊपर की ओर, ये लगेगी बुआइंसी फोर्स। ये फर्क आ गया यहां पे। तो इस बार ही अब देखो, जब आप रीस्टोरिंग टॉर्क निकालने जाओगे तो फिर से बात वही हो गई। इस बार mg में से b को सब्ट्रैक्ट करके L sin थीटा करना होगा। कितना सिंपल है। फिर टॉर्क की जगह हम लोग हमेशा की तरह लिख देंगे I इंटू एल्फा, और ये हो गया mg माइनस बी इंटू एल साइन थीटा। I हो गया हमारा ml स्क्वायर इंटू एल्फा mg माइनस बी इंटू एल साइन थीटा। यहां से देखो m से m तो नहीं कैंसिल हो पाएगा, m तो रहेगा, m को रहने दो, बाद में देखेंगे इसका कुछ उपाय लगाना है। m रहने दो, एक l से एक l कैंसिल हो गया, और साइन थीटा को छोटे एंगल के लिए थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया बच्चों mg माइनस बी अपॉन, है ना, इधर से ml जाएगा और यहां बच गया थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। अब इसका जो आगे का कॉफिशिएंट है, दिस विल बिहेव लाइक ओमेगा स्क्वायर, वो ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा। तो बच्चे ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अब जरा गौर करो, बुआइंसी फोर्स क्या होता है। तो बुआइंसी फोर्स होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी को पानी में डाले हो, लिक्विड में डाले हो, उसका वॉल्यूम और उस लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। क्लियर। जहां v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, v है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। और रो क्या है बच्चों, तो रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रोएल है आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रोएल है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी को तो पहचानते ही हो। अच्छा, mg को क्या लिख सकते हैं, तो mg को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल। बॉल को बॉल सॉलिड है तो रो एस लिख दिया हमने, इंटू जी। अब आ जाओ यहां पे इन सभी को रिप्लेस करो। तो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, mg। तो mg की जगह क्या लिख दोगे, v रो एस इंटू जी। बुआइंसी की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, तो बुआइंसी की जगह लिख दोगे v रो एल इंटू जी। फिर नीचे में सिर्फ मास है तो v इंटू रो एस इंटू एल, एल दिया हुआ है। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ऊपर से वॉल्यूम को कैंसिल कर लोगे और g को कॉमन ले लोगे। तो ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, तो ऊपर में आपका आ जाएगा यहां पे रो एस माइनस रो एल अपॉन रो एस, ठीक है, इंटू इधर आ गया जी अपॉन एल, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं उसको। तो बच्चों ये यहां पे आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर रो एस माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी बाई एल। क्लियर है। तो इस तरीके से ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट दिस होल थिंग, यानी रो एस माइनस रो एल अपॉन रो एस इंटू जी बाई एल। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा एंड दिस इज एल अपॉन जी। और बगल में क्या क्या लिखना होगा आपको, तो रो एस डिवाइडेड बाई रो एस माइनस रो एल। ये सॉलिड की डेंसिटी हो गई, ये लिक्विड की डेंसिटी हो गई, ये लेंथ हो गया, ये जी हो गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, डेंसिटी अगर गिवन होगा जिस लिक्विड में डुबो रहे हैं तो आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल पेंडुलम की। किसकी बात करेंगे बच्चों, फिजिकल पेंडुलम। देखो अभी हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, और ऐसा ही एक होता है फिजिकल पेंडुलम। अब इसमें कुछ नया करने को नहीं है। किसी भी बॉडी को धागे के बजाय यानी स्ट्रिंग के बजाय उसको डायरेक्ट उसके बॉडी के किसी पार्ट से ही हैंग कर दो। जैसे मान लो ये पेन है, तो इसके पेन के एक एंड से इसको हैंग कर दो, उसके बाद इसको छोड़ दो, तो भी ये ऑसिलेट करेगा।
तो ये एक सिंपल है, कभी कभार पूछा जाने वाला चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जैसे मान लो कोई रॉड है ना, कोई भी एक अलग अलग सा बॉडी मान लो, जैसे यही बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी को हमने यहां पे कील लगा दिया, कील ठोक दिया, पाइवोट कर दिया, पाइवोट कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा साइड ले जाके छोड़ दिया। तो अब इस पूरे बॉडी के बजाय सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास पे ध्यान देना। तो यहां इसका ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस मान लो x, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इस पाथ पे ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट, है ना, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो इसी को हम लोग फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं बच्चों। तो इसमें भी आपका कंडीशन सब वही है, उस तरीके से ही नीचे mg लग रहा होगा और सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी ये x है ना, या इसको ये बोल लो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सीधी सी बात है कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो लग रहा होगा, मान लो ये एंगल थीटा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टाउ रीस्टोरिंग जो लग रहा होगा बच्चों, mg साइन थीटा इंटू डिस्टेंस x, है ना, जो कि पहले L हुआ करता था। इसको फिर हम लोग लिख लेंगे I इंटू अल्फा, और यहां लिख देंगे mgx साइन थीटा, और थीटा का जो स्मॉल वैल्यू लेंगे तो साइन थीटा की जगह हम लोग सीधा थीटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा mgx इंटू थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू बच्चों हो गया ये mg अपॉन I इंटू x थीटा। क्लियर है। तो इस तरीके से अल्फा इक्वल्स टू हो गया mgx अपॉन I इंटू थीटा, जहां I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो आगे में है बच्चों ये रोल प्ले कर रहा होगा ओमेगा स्क्वायर का। तो इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgx। अब सबका परिचय हो जाए, ये x क्या है, x है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से उसको आपने हैंग किया हुआ है, एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों। और ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट पूरे बॉडी का दिया हुआ रहेगा, वो वैल्यू पुट कर दोगे, बॉडी का मास है और ये जी है। तो ये कभी कभार पूछा जाने वाला चीज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये है आपका फिजिकल पेंडुलम। तो बच्चों अब देखो, आप हेडिंग यहां पे देख सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम्स, ठीक है। अब ये क्या हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ यहां के लिए नहीं है, बल्कि वेव में इसका यूज हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते समय करेंगे। ध्यान से सुन लो, इंटरफेरेंस पढ़ते समय इसका यूज आने वाला है, और लाइट के इंटरफेरेंस के समय भी, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि नाम से ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में 2-3 एसएचएम को हम लोग एक जगह क्या करेंगे, मिक्स करने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात होता क्या है, जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल को आपने एसएचएम करने को कहा, तो वो किसी एक इक्वेशन के हिसाब से मान लो एसएचएम हो रहा है। एट द सेम टाइम एक पार्टिकल पे जिस तरीके से 2 फोर्स लग सकते हैं, तो इस तरीके से 2 फोर्स की वजह से 2 एसएचएम भी उसके में आ सकता है। तो रिजल्टेंट मोशन कैसा दिखेगा, इसके बारे में अपने को सोचना है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को भी 2 टाइप में बांटा गया है। हालांकि ये सीरीज पैरेलल मत समझना आप, इसको आप देखो कैसे बांटा गया है। कॉम्बिनेशन जो है वो 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स। सबसे पहला है आपका, कॉम्बिनेशन को कंपोजिशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम along सेम डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में। और दूसरा होगा बच्चों
combination of SHM along perpendicular direction। तो एक सेम डायरेक्शन में होगा और दूसरा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो स्टार्टिंग विथ सेम डायरेक्शन, इसमें क्या है कि मान लो कोई पार्टिकल है, एक ने कहा कि तुमको एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम करना है, दूसरे ने भी कहा तुमको ठीक है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही एसएचएम करना है, लेकिन दोनों एसएचएम में एम्पलीट्यूड का डिफरेंस हो सकता है। फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होगी लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, उनका फेज डिफरेंट होगा, तो रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सेम डायरेक्शन में। मतलब दोनों इक्वेशन जो उसको सजेस्ट कर रहा है वो दोनों फोर्स ही एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलने को बोल रहा है, बस दोनों एसएचएम का फेज अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ज्यादा अपने को यही काम आएगा, नंबर 1 ही, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम डायरेक्शन। और जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही इक्वेशन, 4-5 इक्वेशन भी हो सकते हैं, मोस्टली 2 इक्वेशन को लेके पूछता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा कि एक इक्वेशन कहेगा उसको एक्स के लॉन्ग चलने को और दूसरा इक्वेशन कहेगा उसको वाई के लॉन्ग चलने को। एक एसएचएम एक इक्वेशन के हिसाब से पार्टिकल को एसएचएम करना चाहिए था एक्स के लॉन्ग और दूसरे एसएचएम के हिसाब, दूसरे इक्वेशन के हिसाब से उसको एसएचएम करना चाहिए वाई के लॉन्ग। इन दैट केस पार्टिकल एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन ही कर सकता है, तो वो हम लोग देखेंगे नंबर 2 में। इसके कई सारे फिर कंडीशंस बनेंगे, मैं सब डिस्कस करूंगा, तो आप कृपया इस पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये वेव में बहुत काम आने वाली चीज है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हेडिंग देते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम डायरेक्शन। तो पहले हेडिंग दे दो। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अलोंग सेम डायरेक्शन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो क्या होगा, इसमें क्या लिखना होगा, इन दिस केस पार्टिकल इज subjected under 2 or more SHMs along same direction। ठीक है, द SHM, जो भी SHM वहां पे होगा, जो जिसको आप कंपोज करने वाले हो, SHMs may have different amplitude, अलग अलग उनके एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, फेज हो सकते हैं, फेज, बट सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है आपको, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो एक पार्टिकल को कहा गया कि तुम एसएचएम करो इस इक्वेशन के हिसाब से, A1 sin ओमेगा टी। यानी पहला इक्वेशन कहता है पार्टिकल को कि यू हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन, है ना। एक फोर्स कहता है पार्टिकल को इस इक्वेशन के हिसाब से तुम एसएचएम करो। एट द सेम टाइम उस पार्टिकल पे एक और फोर्स लगता है, उसने कहा कि नहीं भाई तुम्हें एसएचएम करना होगा इसके हिसाब से, ओमेगा टी अब प्लस मान लेते हैं फाई। दोनों एसएचएम उसको एक साथ करने को कह दिया गया कि तुम इस तरीके से मूव करो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करो। तो तुम जानते ही हो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। आखिर फोर्स दोनों एसएचएम होगा बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए, हाँ तुम्हें दिखेगा एक नया चीज। तो बच्चों अब देखो यहां पे एक इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन है A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों एसएचएम में क्या फर्क है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और फेज भी अलग है। जैसे इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव,
यानी दोनों के बीच फेज का जो डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का है। ठीक है बच्चों, तो अब इन दोनों को कंबाइन करने से मान लो एक एसएचएम बना। ठीक है, ये इंडिविजुअल एसएचएम है, इनको कंबाइन करने से एक रिजल्टेंट एसएचएम बना जिसका एम्पलीट्यूड का नाम हमने रख दिया ए आर, मतलब कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, और इसका जो रिजल्टेंट का जो फेज कांस्टेंट आया, जैसे इसका फेज कांस्टेंट है 0 ओमेगा टी प्लस 0 और इसका क्या है ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका फेज कांस्टेंट मान लो आया अल्फा। तो हमें ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है, हमको एग्जाम में यही इक्वेशन फाइंड आउट, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं करना क्या है हम लोगों को। तो बच्चों अब देखो हम लोग अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे। हमें यहां पे निकालना है एक तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इसके अलावा इसका फेज कांस्टेंट। चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है बच्चों, वो दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा एक फेजर डायग्राम, है ना, फेजर डायग्राम एक होता है हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल, जिसका इस्तेमाल हम लोग एसी के डिस्कशन में भी करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी। वही काम हम लोग यहां करने जा रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ये हम लोगों को मदद करेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। इक्वेशन क्या है अपना, तो इक्वेशन है कि एक एसएचएम है x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है x2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फेजर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फेजर मेथड, फेजर मेथड। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, फेजर मेथड से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, दोनों के एम्पलीट्यूड्स को आप क्या करोगे, वेक्टर मान लोगे। क्या करोगे बच्चों, वेक्टर मान लोगे। क्लियर। और इन दोनों के बीच के जो फेज डिफरेंस हैं, जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। जैसे देखो, सबसे पहली बात, इन दोनों में जिसका फेज कांस्टेंट 0 है, फेज कांस्टेंट किसको बोलते हैं याद है ना, ओमेगा टी प्लस समथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 0 लिखा हुआ है। तो A1 वेक्टर जो है, ये इसका एंगल जो है, तो सबसे पहले आप A1 को ड्रॉ करोगे, जिसका फेज कांस्टेंट 0 है उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो ऐसे। तो ये हो गया A1। A2 कैसे ड्रॉ करोगे, तो A2 को भी आपको एक वेक्टर मानना है, लेकिन इससे ये फाई एंगल ज्यादा है ना, इसका फेज ओमेगा टी तो दोनों में कॉमन है, इसका फाई एंगल ज्यादा है। तो यहां से फाई एंगल बनाते हुए एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दो, दैट इज A2। अब देखो इस तरीके से दो वेक्टर ड्रॉ हो गए। अब सीधी सी बात है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में ही कहीं आएगा, वो हमारा कहलाएगा AR। क्या कहलाएगा बच्चों, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और जिस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड करते थे, फिर वही काम कर दो यहां पे। AR इज इक्वल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस फाई। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, फाई, तो लिख दिया हमने कॉस फाई। आई बात समझ में। तो फेजर डायग्राम यही कहता है, फेजर मेथड यही कहता है कि हाइपोथेटिकली, पहले तो ये हाइपोथेटिकल रूल है, हाइपोथेटिकल, ये बस आपको सॉल्व करने में मदद करता है। ऐसा कोई वेक्टर थोड़ी है, क्योंकि मोशन तो हो रहा है सेम लाइन के अलॉन्ग, लेकिन यहां हमने ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन डिफरेंट है, ये एक मेथड है। ये आप समझो बच्चों कि ये आपका एक मैथमेटिकल टूल है जो आपको मदद कर रहा है। और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो वेक्टर के बीच का एंगल हो गया।
हॉरिजॉन्टल किसे बनाना है? तो हॉरिजॉन्टल उसे बनाना है जिसका फेज कांस्टेंट 0 है। ठीक है, चलो इससे ए आर तो निकल गया। अब कहोगे कि सर यहां पे जो रिजल्टेंट इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे प्रीवियस पेज पे आप जाके देखो, हमने लिखा था x इक्वल्स टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। तो अल्फा कैसे निकलेगा? तो भाई ये रिजल्टेंट जो A1 के साथ एंगल बनाएगा वही तो होगा अल्फा, क्योंकि ओमेगा टी के बाद जो होगा वही एंगल होगा AR का। ये अल्फा कैसे निकालोगे? तो अल्फा निकालना बहुत आसान काम है, आपको मैंने वेक्टर में ही बता रखा है कि अगर किसी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल चाहिए तो दूसरा वाला वेक्टर यानी A2 लिखोगे, जिसके साथ एंगल नहीं है वो, डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट इनटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दैट इज साइन फाई। तो इस तरीके से आपको अल्फा भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम राइट डाउन करो और मैं तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूं इसके ऊपर। अब जैसे बच्चों देखो एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक क्वेश्चन आया कि एक इक्वेशन है x1 इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी और दूसरा इक्वेशन है x2 इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट इक्वेशन जो SHM का होगा दैट इज ए आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, यही होगा ना। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इस ए आर और अल्फा की वैल्यू निकालो। कितना सिंपल है। तो सबसे पहले देखो पहला इक्वेशन जो आपका है, जो आपका ये पहला इक्वेशन है दैट इज x1 इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी। तो इसमें A1 का रोल प्ले कर रहा है 3 और ओमेगा टी तो है ही। कहोगे सर ये तो 4 कॉस ओमेगा टी है, ये कॉस के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में तो तुरंत चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 4 कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से देखो दोनों साइन के फॉर्म में आ गया और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। और ये रोल प्ले कर रहा होगा आपका A2 का, ये A1 का रोल प्ले कर रहा है, ये A2 का। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो मैंने अभी कहा था कि जिसका फेज कांस्टेंट यानी ओमेगा टी के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, फेज कांस्टेंट 0 है, ओमेगा टी प्लस 0 कह सकते हैं, तो उसको आप हॉरिजॉन्टली बना लो। दिस इज A1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3। A2 देखो तो A2 इससे कितना डिग्री आगे है, कितना डिग्री के डिफरेंस पे है? तो 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 के डिफरेंस पे है, तो A2 आपका इधर आ जाएगा। दिस इज A2 और A2 का मैग्नीट्यूड है 4, अब बीच का एंगल है 90। तो बच्चों रिजल्टेंट AR बहुत आराम से निकाल सकते हो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और कॉस 90 तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से AR आपका निकल के आ गया 5, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया 5। और रही बात अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो रिजल्टेंट तो बीच में ही कहीं होगा AR और AR का जो एंगल होगा वही अल्फा होगा। तो अल्फा कैसे निकालोगे? तो अभी मैंने बताया था साइन अल्फा इक्वल्स टू जिसके साथ एंगल नहीं है वो वाला साइड दैट इज 4 अपॉन रिजल्टेंट 5 है ना, A2 अपॉन AR और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी साइन 90। तो साइन 90 तो हो गया आपका 1, 4/5, अल्फा हो गया आपका यहाँ 4/5 53 डिग्री। तो आप यहाँ पे इक्वेशन जो लिखोगे x इक्वल्स टू AR के जगह लिखोगे 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। आ रही है बात समझ में? चलो तो इसे राइट डाउन कर लो। अब इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका यहां पे दो इक्वेशन को ही ऐड कर सकते हैं, कितना भी इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो मान लो एक क्वेश्चन है x1 इक्वल्स टू आपका है, मान लो यहां पे 4 साइन ओमेगा टी, ठीक है। x2 इक्वल्स टू है बच्चों, ठीक है, x2 इक्वल्स टू है आपका यहां पे 6 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2।
क्लियर। और x3 जो है आपका, x3 ये है आपका, मान के चलो 12 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब इन तीनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, ये तीनों का डायरेक्शन सेम है x के डायरेक्शन में, तो आपको फाइनल इक्वेशन पता करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली बात, जिसका एंगल फेज कांस्टेंट 0 है, ओमेगा टी प्लस 0, उसको हॉरिजॉन्टल बनाओ। तो ये हो गया 4 यानी A1। A2 जो है यानी 6 वाला इक्वेशन वाला, ये इससे 90 डिग्री आगे है, तो ये हो गया आपका 6 वाला A2 6। और जो A3 है यानी ये A3 जो है आपका यहां पे, ये आपका पाई इससे आगे है, यानी इससे ये π/2 आगे है और इससे भी π/2 आगे A3। और A3 आपका जो है उसका मैग्नीट्यूड है 12। तो अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। पहली बात, सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? तीन वेक्टर्स हैं, तो ये 4 है, ये 12 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 4 में से 12, ये दोनों अपोजिट है, तो जो अपोजिट है उसको तो सीधा सीधा वेक्टर में हम लोग सीख चुके हैं, घटा लेंगे। तो सीधी बात ये हो गई कि ये आपका A2 तो अभी भी आपका 6 है, और इधर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 का रिजल्ट आ गया आपका इधर 8। अब देखो ये 6 है और ये 8 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में ही कहीं आएगा, और ये बीच में जो AR आएगा ये 6 और 8, तो √6² प्लस 8², क्योंकि ये बीच का एंगल जो यहाँ पे है ये तो 90 डिग्री है, तो AR आपका कितना निकल के आएगा? 10। AR कितना निकल के आएगा आपका? 10। तो अब आपको रिजल्टेंट तो मिल गया 10, लेकिन अब एंगल कैसे निकालें भाई? तो एंगल कैसे निकालोगे? तो सीधी सी बात है, एक काम करो, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, थीटा, ठीक है। और ये पूरा 180 है। देखो एंगल हमेशा मेजर करना है ओरिजिनल A1 से ही, तो ये पूरा 180 है, तो 180 में से अगर ये थीटा घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये उसका फेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस इधर से जो एंगल बनाएगा वही उसके इक्वेशन में फेज कांस्टेंट के रूप में लिखा जाएगा। तो ये थीटा कैसे मिलेगा? तो बच्चों ये थीटा निकालना बहुत आसान काम है। अगर ये साइड 8 है और ये साइड 6 है, तो आप सीधा लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा एंगल 8 वाले के साथ बना है, तो लिखोगे 6/10, क्योंकि रिजल्टेंट इंटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल साइन 90, तो वो हो जाएगा 1, तो 3/5, तो थीटा आ गया आपका 37 डिग्री, ठीक है ना। तो फाइनल इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो x इक्वल्स टू AR के जगह लिख दो 10, ध्यान से सुनते जाना, फिर साइन ओमेगा टी, और फेज कांस्टेंट कितना लिखोगे? 180 माइनस थीटा, और 180 में से 37 डिग्री घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 137, घटाएंगे इसमें से तो 143, तो 143 डिग्री। ये समझ में आया? फिर से सुन लो, फिर से देखो एंगल कैसे हमने निकाला। पहले तो देखो 12 में से 4 गया तो 8 इधर हो गया, अब ये 8 और 6 का रिजल्टेंट बीच में 10 आएगा। अब एंगल जो हम लोग लिखते हैं ना ओमेगा टी प्लस समथिंग, वो हमेशा इस लाइन से, क्योंकि एक A1 को हमने माना है बेस, इससे जैसे जैसे एंगल पे ज्यादा होगा वही एंगल यहां लिखाएगा। तो ये एंगल अगर निकल जाएगा तो 180 में से वो थीटा घटा लेंगे तो वही लिख देंगे वहां पे। और ये एंगल निकालना बहुत आसान काम है, वेक्टर में मैंने बता रखा है कि अगर इसके साथ थीटा चाहिए तो सामने वाला साइड दैट इज 6 अपॉन रिजल्टेंट इंटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो A2 और A3 माइनस A1 के बीच का एंगल 90 है, तो इसलिए 1 लिखा गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका कैलकुलेट होके आ गया। अब एक बात और यहां ध्यान रखो, देखो दो SHM का मैक्सिमम AR की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? AR की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, ऐसे इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसको बाद में ढंग से लिखता हूं। तो बच्चों अब यहां पे देखो, अगर आपका x1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी है और x2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5,
मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है a1 प्लस a2। दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट तो दोनों का एडिशन ही हो सकता है सीधा सीधा। और ये कब होता है, जब उनके बीच का एंगल जो है फाई वो या तो 0 डिग्री हो, जैसे cos 0 1 होता है, या वो आपका क्या हो 2 पाई हो, है ना, या आपका वो 4 पाई हो। तो अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू ये होगी तो ये आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा एम्पलीट्यूड का वो होगा a1 प्लस a2 के बराबर। इसी को वेव जब हम लोग पढ़ेंगे, वेव में इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एम्पलीट्यूड सबका ऐड हो जाता है। और यही AR मिनिमम कब होगा भाई? तो ये मिनिमम तब होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 हो, यानी फेज में वो अपोजिट हो, यानी फाई की वैल्यू या तो पाई हो या ऑड में जो भी होगा 3 पाई हो या 5 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रक्टिव। ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को लिख लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में परपेंडिकुलर वाला करेंगे।